कॉमोडोर विजयपाल रावत सर, 26/11 जब हुआ सर, वॉज इट अ प्योर रॉ फेलियर सर? Bulgarian merchant vessel was hijacked by the pirates in Somalia. Classic special operations done by the Marine Commandos. ऐसा वर्ल्ड में सेकंड टाइम हुआ। के इनिशियल डेज थे नेवी में, आपको मार पड़ती थी सर? मेरी 34 इयर्स के टेरियोर में मेरा 21 बार ट्रांसफर हुआ। जब आप अपने टफ मोमेंट्स झेलते हो, जैसे आपके फौजी दोस्त आपके सामने अगर शहीद हो जाते हैं, कैसे फील होता है सर? आप फौज ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर लेवल पे आपको कोर्स करना पड़ता है। सर, आपको लगता है इंडियन ओशन खा जाएगा चाइना से? Commodore Vijaypal Rawat sir, thank you for coming on this podcast. Seriously, this is my biggest podcast ever on Off the Record. I'm super excited. हम लोग चालू ठंड से करते हैं सर, Okay. बिकॉज ठंड सर हमको दिल्ली की नहीं समझ में आती है सर, तो आप हमको उधर से बताइए सर कि कैसे आपका जर्नी रहा है सर। अच्छा, तो मैं एक फौजी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, माय ग्रैंडफादर, he fought the first world war ओके and I think he was deployed in France. और मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, यानी कि मेरे नाना जी, उन्होंने भी फौज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा फ्रंट में उन्होंने लड़ाई की थी। ओके अच्छा, बर्मा फ्रंट में। और मेरे पिताजी जो हैं वो 1946 में पाकिस्तान में एज ए नेवल बॉय एंट्री भर्ती हुए थे रॉयल इंडियन नेवी में। और पार्टीशन के बाद वो वापस इंडिया में आए। उसके बाद फिर उन्होंने विशाखापट्टनम में नेवी की 2.5 साल की ट्रेनिंग की। एंड मेरे 3 भाई हैं मुझे मिला के। मेरा जो बड़ा भाई है, ही वॉज ए कर्नल इन द आर्मी, कुमाऊं बटालियन। ओके उनका बेटा भी अभी कुमाऊं बटालियन में ही है और वो भी अभी एक यूनिट कमांड करने वाला है। मेरा छोटा भाई वो नेवल ऑफिसर था, वो लास्ट ईयर रिटायर हुआ। एंड उनकी वाइफ भी नेवल ऑफिसर। मेरी भाभी भी फौजी ऑफिसर। मेरे फादर इन लॉ वो गुरखा बटालियन में थे, कर्नल। वाह। एंड मेरी जो साली है, ही इज अ विंग कमांडर सर्विंग इन द एयरफोर्स। उनके हस्बैंड कर्नल इन द आर्मी। और मेरे घर में कम से कम 5 या 6 लेडी ऑफिसर्स हैं। तो अगर ये देखा जाए तो पूरी बटालियन है हमारे घर में। सर 5 या 4 जनरेशन है सर आपका फुल मिलिट्री में सर। एक्चुअली 3rd जनरेशन आई वुड से। लेकिन मेरे Third. जो बच्चे हैं वो उन्होंने फौज में नहीं गए वो लोग। अब उनके अलग अपनी अपने खुद की एम्बिशंस choice है। है। ओके, बट सर लेट्स स्टार्ट ऑफ कि आपका एम्बिशन कैसे जनरेट हुआ सर कि आपको फोर्स ज्वाइन करना है सर? अगर आप एक नेवल बैकग्राउंड से आते हैं जैसे मैं, और मेरे पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो हमारे घर में ना फौजी माहौल था। राइट फ्रॉम डिसिप्लिन, मैनरिज्म, एम्फेसिस ऑन स्टडीज, एम्फेसिस ऑन फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, क्लास में एक्सेल करने का। तो आई वाज स्कूल कैप्टन। मैं तो क्लास 1 से क्लास 10 तक क्लास मॉनिटर था। मेरे क्लास में मुझे बहुत गाली देते थे क्योंकि मैं उनका नाम बोर्ड में लिखता था। उससे में ये ट्रेंड था कि जब क्लास में टीचर नहीं है तो द क्लास मॉनिटर विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड बच्चों को चुप करेगा, और जो मस्ती करेगा तो उसका नाम बोर्ड में लिखेंगे। तो उसके चक्कर में लोगों को पनिशमेंट मिलती थी। सो लाइक दैट। एंड क्लास 12 आई वाज स्कूल कैप्टन। उसके बाद फिर क्योंकि मेरा बड़ा भाई नेशनल अकेडमी ऑलरेडी पास आउट हो चुका था वहाँ से, सो घर में एक ऐसा माहौल था कि भाई जाना है तो फौज में जाना है, और वो भी थ्रू नेशनल डिफेंस अकेडमी, विच इज वेरी प्रेस्टिजियस अकेडमी। और ये बात दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पिताजी नेशनल डिफेंस अकेडमी में 4 बार एज ए इंस्ट्रक्टर पोस्ट हुए थे। तो हमारा बचपना भी एनडीए में बीता है। तो वो तो एक चाहत थी कि भाई अगर हमें करना है तो एक दिन हमें कैडेट बनना है, घुड़सवारी करनी है, क्रॉस कंट्री करनी है, परेड करनी है, वो सब चीज़ें जो कि बच्चे के जहन में छा जाता है। तो शायद उसी चक्कर में पूरा जो मेरा फोकस था और वो फौज की तरफ था। सर मुझे बताइए, ये जो एम्बिशन आपका चालू हुआ 20 ईयर ओल्ड से आज तक सर? Not 20 years old. ओके Right the time I was 15 years old. ओके हाँ। ओके, सो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ देन सर। फ्रॉम 15 ईयर्स ओल्ड जो आपका एम्बिशन चालू हुआ सर, मुझे बताओ सर, आपने कभी रियलाइज किया कि आप स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करके मार्कोस को लीड करेंगे सर? एक्चुअली मैं जब टीनेजर था, सो मुझे 2 तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। ओके एक तो मैं रॉबिन कुक की किताबें पढ़ता था, विच Okay. वाज मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। सो बिकॉज आई वाज गुड इन एकेडमिक्स, स्टडी में अच्छा था मैं, क्लास में 1st 2nd 3rd में आया करता था।
सो एक चाहत ये थी कि डॉक्टर बन जाऊँ, ओके। और दूसरा मैं काफ़ी कमांडो कॉमिक्स पढ़ता था, कमांडो नॉवेल्स पढ़ता था, जैसे कि फ्रेडरिक फॉसेट की पढ़ता था मैं, नेविल शूट की पढ़ता था, एंड एलिस्टर मैकलिन की पढ़ता था। तो ये सब किताबें जनरली क्या है कि ये कमांडो टाइप ऑपरेशंस के बारे में ज़्यादा वो स्टोरीज होती हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली एक वो थोड़ा सा वो आता है सेंस कि आई शुड ऑल्सो बी वन डे अ लीन मीन फाइटिंग मशीन लाइक स्पेशल फोर्सेस गाय। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न। एंड एक बार जब नेवी में आई बिकेम एन ऑफिसर, मेरे एनडीए के 3 साल के टेन्योर में एंड उसके बाद नेवी के इनिशियल टेन्योर में मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई वाज फिजिकली मेंटली वेरी टफ ओके। एंड फिजिकली वेरी रोबस्ट। एंड मेरे कोचमेट भी कहते थे कि यार यू कैन गो एंड जॉइन द स्पेशल फोर्सेस, बिकॉज स्पेशल फोर्सेस में मेंटालिटी अलग चाहिए थोड़ा सा, नो नेवर से डाई एटीट्यूड चाहिए, एंड यू जस्ट कांट गिव अप, हैज़ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेंटल रिसिलियंस। ये सब चीज़ें हैं जो कि आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई हैड ऑल दिस थिंग्स। सो मैंने वेरी अर्ली इन लाइफ आई हैड डिसाइडेड इन द नेवी दैट आई विल जॉइन something which is high risk. So the initial option was to become a pilot, because naval aviation is a very, very glamorous thing, and it's a very high risk job. Second thing was to become a marine commando after becoming a clearance diver. और तीसरा जो था वो था to join a submarine. So as far as flying is concerned, मेरी mother against थी इसके. ओके। And so then the second option left was to join special forces. So then I opted for that. सर अगर स्पेशल फोर्सेस की बात ही करें तो स्टार्ट से चालू करते हैं सर। तो जब आपने एकेडमी ज्वाइन की, आपके इनिशियल डेज थे नेवी में, आपको मार पड़ती थी सर? एकेडमी में नहीं, घर में काफी मार पड़ती थी। क्यों सर? पेरेंट्स में मेरे फादर काफी, आई जस्ट टोल्ड यू माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके। एंड हम लोग 5 भाई बहन थे, हाँ। बट 2 काफी बड़े थे। तो जो मेरी सिस्टर थी उनसे 1 साल बड़ी है, वो मेरी क्लासमेट थी, वो मेरा छोटा भाई था। सो दे यूज्ड टू प्ले प्रैंक्स ऑन मी, और हम लोग घर में मस्ती करते थे, और पिटाई मेरी ज़्यादा होती थी। सो दैट सॉर्ट ऑफ ऑल्सो ओरिएंटेड माई सेल्फ टू टेक लॉट ऑफ पनिशमेंट। एंड उस समय तो मेरे ख्याल से, हमारे समय में तो पिटाई वॉज वेरी कॉमन। यस यस आजकल तो खैर नहीं है, लेकिन उस हाँ। समय काफ़ी कॉमन था। एंड वन वे इट वॉज गुड, इफ यू स्पेयर अ रॉड, यू स्पॉइल अ किड, ऐसी बातें हुआ करती थी स्कूल में भी। आजकल माहौल काफ़ी चेंज हो गया आफ्टर 2004 सर। आफ्टर 2004, से पहले भी चेंज हो गया एक्चुअली। ओके। And NDA में it was very tough training, and of course I would say ragging is the word we know about, but you can call remedial exercises. I mean, if you want to be politically very correct. So that वो NDA में काफी होती थी। सर अभी है ना, ये एनडीए की बात करते हैं हाँ, सर। हाँ। तो अभी इससे पहले मैंने विक्रम सर के साथ पॉडकास्ट किया, वो भी बोल रहे थे यार हमारी रैगिंग बड़ी होती थी हमारे Yeah. सीनियर्स से सर। तो मैं ना उनसे ये सवाल पूछना भूल गया कि रैगिंग होती तो थी, लेकिन कैसे होती थी सर? अब देखो, ऐसा है कि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रैगिंग व्हिच यू हियर रीड इन न्यूज़पेपर्स की, यार इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एंड उससे कोई किसी को बहुत ज़्यादा चोट आ गई या कोई मर गया। ऐसी टाइप की रैगिंग नहीं होती है। रैगिंग इज मोर टू बिल्ड योर मेंटल रिसिलियंस। लाइक फॉर एग्जांपल, एनडीए में इट्स अ टफ रूटीन, एंड अगर 18 साल की उम्र में आप एनडीए ज्वाइन करते हो या नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हो, तो स्ट्रेट अवे फ्रॉम ए सिविल चाइल्ड यू आर अ टीनेजर, और सीधे आपको धकेल दिया जाता है, अनलेस यू आर फ्रॉम मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल्स, वहाँ पे रेजिमेंटेशन काफ़ी है, मिलिट्री रेजिमेंटेशन काफ़ी है, तो वो तो दे आर टोटली अवेयर ऑफ कि व्हाट दे आर गोइंग टू फेस। और मैं फौजी बैकग्राउंड का होते हुए भी, मेरा बड़ा भाई एनडीए पास आउट हो चुका है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बड़े भाई के फ्रेंड्स हमारे घर में आते थे, मैं एनडीए में रह चुका हूँ एज ए किड, एंड हमने एनडीए में देखा है, कभी ये मालूम नहीं पड़ा कि इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है। सो व्हेन आई वेंट देयर, तो मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि सुबह आप 5 बजे उठो, ट्रेनिंग स्टार्ट्स एट 6 o'clock एंड गोज ऑन टिल अबाउट 10 o'clock, 10:30 एट नाइट, 10 o'clock लाइट्स आउट है। सो उसके बाद रैगिंग, व्हाट वी कॉल रेमिडियल, स्टार्ट होती है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा कोई पुशअप में, एंड वहाँ पे एनडीए में क्या होता है, जैसे कि फौज में होता है, पनिशमेंट इज गिवन कलेक्टिवली। ओके। हाँ, यानी कि सामूहिक होता है। इट्स नॉट दैट कि एक दूसरे को पकड़ के पनिशमेंट, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे कोर्समेट में एक ने मस्ती की है विद अ सीनियर और कुछ गलत काम किया है, आई मीन तुमने गलत ना किया हो, लेकिन सीनियर्स को लगा कि ये काम गलत है, इनडिसिप्लिन वाला काम है, और यू नीड टू बी गिवन एडिशनल रेमेडियल प्रोसीजर्स, आई वुड से। तो पूरे कोर्स को बुला के रगड़ा देते थे। सो वो रगड़ा करीबन 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चलता था,
कभी 3 बजे तक चलता था। उसमें रोलिंग होती है, पुशअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं, यू हैंग। हमारे एनडीए के केबिन्स के बाहर एक जालियाँ होती थी, उसमें यूज्ड टू हैंग देयर एंड कॉल द सेवंथ हेवन, एंड वो सब करते थे। प्लस 7-7 हाँ, वो एंड प्लस हमारे जो फ्लोर्स होते थे केबिन्स के, उसमें मेंशनिंग करनी पड़ती थी चमकाने के लिए उसको। तो कभी वो सीनियर बुलाएगा मेंशन माय फ्लोर, आप 1 घंटा तक उसका फ्लोर पॉलिश लगा मेंशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कभी बोलेंगे आप ये गो एंड चेंज टू, देयर समथिंग कॉल्ड एज पट्टी परेड। ओके। पट्टी परेड में क्या होता है कि यू कीप ऑन चेंजिंग योर ड्रेसेस एंड ही विल आई गिव यू 2 मिनट, गो एंड चेंज टू पीटी रिग। तो 2 मिनट में भाग के पीटी रिग पहन के आना है। ओके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, गो एंड चेंज टू राइडिंग रिग। सो योर राइडिंग रिग पूरा पूरा राइडिंग पट्टीज पहन के, पूरा राइडिंग ब्रीचेस पहन के, राइडिंग का पिथ हैट पहन के, यू हैव टू कम देयर। ओके, नाउ गो इनटू ड्रिल ऑर्डर, सो गो एंड चेंज टू ड्रिल ऑर्डर। ड्रिल ऑर्डर में थोड़ा टाइम लगता है ना, बट यू नो इफ यू गेट लेट देन यू गेट इनटू एडिशनल पनिशमेंट मोड। सो ऐसे होता है। दिस इज कॉल्ड पट्टी परेड। और सो एक बार पट्टी परेड तो हमारे पूरे कोर्स की एनडीए के एडजुटेंट ने की, ओके। और वो हमारे पूरे परेड ग्राउंड से, खितरबाल परेड ग्राउंड बहुत बड़ा परेड ग्राउंड है, वहाँ से शुरू हुई। क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द कैडेट्स मिसबिहेव्ड, आई बिलीव विद अ वुमन। आई मीन इट नॉट मिसबिहेव, बट वो सीटी वीटी मार दी। तो किसी ने कंप्लेन कर दिया, और वो जो जिसको सीटी मारी वो कमांडेंट की लड़की थी। रियली? हाँ, क्योंकि हमारे टाइम में तो देयर वाज नो लेडी कैडेट्स, सो किसी ने कर दिया होगा। 18-19 साल के बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है। सो उसके कारण हमारी पट्टी परेड उधर से हुई। सो ये तो हो गया। सो मैं स्क्वाड्रन की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल स्क्वाड्रन में ऐसी पनिशमेंट होती थी, एंड आपकी साइकिल वहाँ पे एवरी कैडेट इज इश्यूड विद साइकिल। तो साइकिल आपकी जान है, साइकिल के में ही आप जाएंगे फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। अगर आपकी साइकिल पंचर है तो आप साइकिल या तो उठा के भागेंगे या तो साइकिल को अपने साथ लेके भागेंगे, बट यू कांट लीव द साइकिल। तो कभी कभी सीने की साइकिल पंचर हो गई, उसने आपको बोला यू गिव योर साइकिल, एंड उसकी साइकिल आप पूरे दिन भर उठा के भाग रहे हो या तो उसको उसके साथ भाग रहे हो। सो दैट इज अनदर पनिशमेंट। सो ये छोटी मोटी पनिशमेंट होती रहती थी। छोटी मोटी नहीं है। आई मीन अभी लगता है छोटी मोटी है, उस समय तो बहुत बड़ा लगता था। साइकिल उठाने। या एंड so those were good old days, though I don't believe in such kind of punishment. Individually मैंने किसी को punish नहीं किया। Really? Never. I don't remember any time when I became senior in India I ever punished or I ever raised my voice. Okay. Or I don't remember raising my voice against my subordinates till the time I retired from the armed forces. क्योंकि मुझे लगा कि if you get angry, what are you showing? You are lost your mind. You are not able to decide. That moment in history is lost. What is the point? I mean, if everybody get anger pangs, all you have to do is just hold on for some time, see some reason into it. And चिल्लाने से कोई होता नहीं है काम, चिल्लाने से on the spot हरकत बढ़ेगी, but the end result is not good. So ये maybe it was in my ज़हन, but generally लोग ऐसा करते नहीं हैं। फौज में तो काफी चिल्लाना वलाना होता है, and because the kind of job which we do, it's not very easy if you just don't shout around, and you have to be very boisterous, show your strength by your voice and everything. Word of command होता है। So sir, स्पेशल फोर्सेस में हम लोग को वॉलंटरी अपने आप को एडमिट करना पड़ता है if you want to join? See, not only special force, फौज में आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। हाँ। So you volunteer to join the Navy or Army, Air Force. Once you join the Navy, यहाँ पे काफी स्पेशलाइजेशंस हैं। तो यू हैव टू वॉलंटियर फॉर, एंड ये तो स्पेशलाइजेशन है। वंस यू जॉइन द नेवी ऑलरेडी वॉलंटियर्ड, उसके बाद फॉर हाई रिस्क स्पेशलाइजेशन लाइक आई टोल्ड यू अबाउट डाइविंग, मरीन कमांडो, एविएशन, सबमरीन, इन सब के लिए आपको अगेन वॉलंटियर करना पड़ता है। It's completely volunteer service, and you join the course and you feel that the course is very difficult, you cannot do it because see, not everybody is cut out for a particular job. अगर आपको लगे कि यार मेरा this is my calling, I can do this much better than other people, then you volunteer for it, and if you have it in you, you do it. अगर नहीं है तो you say okay, I don't want to do this course. उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। I mean, you may be very good in navigation, you may be very good in as a missile gunnery officer or as a electronic warfare officer. You don't have to be really doing stretching your body to do marine commando course, something like that. सर, आपने मेरे को मरीन कमांडो के बारे में बताया, नेवी सील्स के बारे में बताया, स्पेशल फोर्सेस एंड मार्कोस के बारे में बताया। लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या डिफरेंट है इन सब में, राइट? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मार्कोस। सी, मरीन कमांडोज जो है वो एक स्पेशल ऑपरेशनल एलिमेंट है इंडियन नेवी का। आर्मी पैरा कमांडोज आर्मी के हैं, और गरुड्स जो हैं
वो एयरफोर्स के हैं। हम्म, सो ये तो भारत का महकमा हो गया। हम्म, पुलिस फोर्स के भी कमांडो होते हैं, ओके, जैसे कोबरा कमांडो सुना होगा आपने हाँ, नाम, वो कोबरा सीआरपीएफ कमांडो के सुन, कोबरा होते हैं, प्लस ऐसे में बीएसएफ के भी हैं, प्लस देयर इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में दो एलिमेंट्स है, स्पेशल एक्शन ग्रुप एंड स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। तो स्पेशल रेंजर्स ग्रुप जो है वो जनरली पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग होते हैं, दे प्रोवाइड लार्जली सपोर्ट। एंड जो स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है वो प्योरली इंडियन आर्मी का होता है ऑन डेपुटेशन। दे आर द पीपल हु डू दिस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हियर एंड देयर, आपने देखा होगा 26/11 में भी वही डिप्लॉय हुए थे। बट देर आर प्लेसेस वेयर स्पेशल रेंजर्स ग्रुप एंड स्पेशल एंड नेशनल एंड स्पेशल एक्शन ग्रुप दे ऑल्सो कंबाइन एंड डू ऑपरेशंस। सो जैसे कि आजकल जो सारे एनर्जी के हब बने हैं चारों तरफ मेजर सिटीज में, उसमें देयर इज अ मिक्स्ड फ्रॉम रेंजर्स ग्रुप आल्सो एंड स्पेशल एक्शन ग्रुप आल्सो। सो दैट इज वो एनर्जी, बट दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, Then there are some other special forces who are doing specialized job, which are considered to be under the wraps, hush kind of force. मेरी शुरुआती ट्रेनिंग मरीन कमांडो में वहाँ से हुई थी। ओके, हाँ, अभी हम लोग उसके बाद काफ़ी द एंटायर ट्रेनिंग शिफ्टेड टू द इंडियन नेवी। बट जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो मेरा इंडियन नेवी का सेकंड बैच था, जो मुंबई में अच्छा, training start सेकंड हुई थी। बैच था, ओके, हाँ, सेकंड बैच जो नेवी में स्टार्ट हुआ, अदरवाइज आई वाज द 8th बैच ऑफ मरीन कमांडोज। फर्स्ट बराबर, बैच स्टार्टेड इन 1987। सो फर्स्ट 2 4 5 बैचेस स्टार्टेड इन a place where it is under the wraps even now. ओके, So वहाँ पे आर्म फोर्सेस के स्पेशली आर्मी के लोग अंडर डेपुटेशन आते हैं, दे स्टे फॉर 3 4 years एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हाईली एफिशिएंट, प्रोफेशनली वेरी गुड स्पेशल फोर्सेस पीपल। दे डोंट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दे वर्क अंडर सम अदर मिनिस्ट्री। तो उधर हमने बुनियादी ट्रेनिंग की थी। और जब मेरा जो कोर्स यहाँ स्टार्ट हुआ था उसमें हमारी 2 ढाई महीने की उनके साथ ट्रेनिंग हुई थी। ओके, सो लाइक दैट। तो ये तो हो गया फौज, भारत का महकमा। यूएस नेवी सील्स जो है वो, यूएस नेवी सील्स एक्चुअली जो हमारा जो मरीन कमांडो का ट्रेनिंग का पैटर्न है और डिप्लॉयमेंट पैटर्न है वो उनके उसके ऊपर निर्धारित है। वी जस्ट एक्चुअली डिटो व्हाट सील्स डू, वी डू द सेम थिंग। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज यूएस में तो और भी स्पेशल फोर्सेस हैं, एंड जैसे इंडिया में मैंने बता दिया। सो दैट मेरे को टेल मी help me get through your each and every pattern of training that you go through as Marcos, sir. ओके। सो एज मरीन कमांडो यू बेसिकली, जब हमने ट्रेनिंग की थी तो काफी लंबी थी, बिकॉज इट वाज एक्चुअली फॉर्मेटिव, यू नो, दिस ट्रेनिंग लाइक एनीथिंग एल्स इज, यू नो, आइटरेटिव इन नेचर। सो प्रोग्रेसिवली यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, बिकॉज क्या होता है कि जब नेवी इज एक्सपैंडिंग, देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइज वी डू विद अदर कंट्रीज, उनके स्पेशल फोर्स एलिमेंट आते हैं, हमारे स्पेशल एलिमेंट से वी डू क्रॉस ट्रेनिंग एंड ऑल। प्लस हमारे कुछ ऑफिसर्स सील्स ट्रेनिंग करके आए थे यूएसए से, कुछ ऑफिसर्स कहीं और किसी और कंट्री में जाकर ट्रेनिंग करके आए थे। तो वो सबका जो द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ एवरी ट्रेनिंग हैज़ बीन एमालगमेटेड, एंड नाउ वी गॉट अ वेरी गुड स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग फॉर द मरीन कमांडोज। एंड व्हेन आई वाज द प्रिंसिपल डायरेक्टर, सो दिस ट्रेनिंग वाज इम्प्लीमेंटेड। उससे पहले भी थी, लेकिन इट वाज लाइक, यू नो, we were doing a lot of permutation combination, but after 2013-14 we actually really formalized a very good training pattern which is totally based on the US Navy SEAL pattern. So अभी हम 3 फेज में ट्रेनिंग करते हैं। Okay, तो इनिशियली बिल्डअप फेज होता है, उसमें बिकॉज देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम शिप्स, एंड मरीन कमांडो इज ओनली नेवल पीपल, नेवल ऑफिसर्स एंड सेलर्स, एंड दे आर वेरी यंग, सो दे कमिंग फ्रॉम शिप्स, एंड सो दे कम एंड देन एक महीने का वो बिल्डअप फेज करते हैं, मींस दे बिल्ड देमसेल्व्स अप इन ए फॉर्मलाइज्ड मेथोडिकल मैनर, so that they are able to take the rigor of the screening. तो एक बार वो हो जाता है, उसके बाद स्क्रीनिंग फेज, 2 हफ्ते की स्क्रीनिंग फेज होती है। okay, उसमें लॉन्ग स्विमिंग, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस रन्स, उसमें यू नो पीटी, यू नो पुशअप्स, सिटअप्स, पुलअप्स, एंड उसमें फिर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होती हैं, साइकोलॉजिकल बिल्डअप टेस्ट होता है आपका, टीम वर्क कैसे करेंगे आप, कैमराडरी एंड बॉनहोमी, यू गेट टू नो कि ये बंदा है सही है कि नहीं है। वो सब करने के बाद स्क्रीनिंग होती है। उसमें थोड़ा डाइविंग भी कराते हैं इसकी, so that you are you adaptable to dive underwater or not, because not everybody is adaptable to dive underwater. वो करने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो शुरू होती है। हाँ, तो नॉर्मली क्या होता है कि एट्रिशन रेट इज वेरी हाई, मीन 100 लोग आएंगे तो कम से कम इसी में ये इनिशियल स्क्रीनिंग में कम से कम 50-60 निकल जाते हैं। देन द ट्रेनिंग स्टार्ट्स, सो यू हैव a 2.5 months of the 3 months of diving phase where you go to diving school Cochin, एंड वहाँ पे आपको कॉम्बैट डाइविंग कराते हैं, जिसमें कि यू डू लॉन्ग अंडर वाटर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग विद लिपिड माइंस एंड ऑल, यू नो, बेसिकली टू डिस्ट्रॉय द एनिमी टारगेट्स अंडर वाटर एंड ऑन सर्फेस टारगेट्स।
एक वो कराते हैं माइन डिस्पोजल अंडर वाटर। तो ये तो वो हो गया। उसके बाद यू डू अ लैंड फेस लाइक द आर्मी कमांडोज, वो लैंड फेस कराते हैं 2.5 महीने की। उसमें आपका लॉन्ग डिस्टेंस रन, 40 किलोमीटर स्पीड मार्च, 30 किलोमीटर स्पीड मार्च, 20 किलोमीटर स्पीड मार्च विद 20 kg पैक एंड 5 kg राइफल इन अ टाइम रन। वो देन पॉइंट टू पॉइंट नेविगेशन एंड देन अनआर्म्ड कॉम्बैट, देन these are the things, then survival drills, snake handling and all those things वो सिखाते हैं। स्नेक हैंडलिंग Yeah, and various kind of firing with various kind of weapons, your assault rifles, your SMGs, submachine guns for close quarter combat, then long range, LMGs, MMGs, then Carl Gustav you fire, and now you got the spike missiles, उसके बारे में सिखाते हैं। तो बेसिकली 2.5-3 महीने का वो हो जाता है। देन देयर इज अ स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स फेज। उसमें ऑयल रिग इंटरवेंशन, ship intervention, which are very, very complicated operations. High-speed rib operations, we go in high-speed boats and then do the operations. Then, jumps into the sea, doing water para jump or skydive and all these things. So water para jump and all is not part of that. It is an additional training which is given to only selected few people. ये सब कराते हैं। And then after this is all over, this is about 7-8 months training, then you do para jumps. Everyone, Marine Commando में, everyone is a qualified diver, combat diver. And everyone is a qualified paratrooper. Okay. उसके बाद there are some additional specialized skills, which could be skydiving, a specialized skill, which could be water para jumps, means you're doing para jumps in water. अगर आपने देखा होगा the last year, एक बहुत ही क्लासिक ऑपरेशन मार्कोस ने किया था। Okay. जब एक मर्चेंट वेसल, बल्गेरियन मर्चेंट वेसल was hijacked by the pirates in Somalia. उसके बाद में इंडियन नेवी ने उसको इंटरसेप्ट किया, एंड देन मरीन कमांडो वर डिप्लॉयड। सो जो इनिशियली जिस शिप ने इंटरसेप्ट किया था उसमें मरीन कमांडो की एक एलिमेंट थी, बट इट वाजंट, बिकॉज व्हेन दे जब ड्रोन उन्होंने फ्लाई किया और वो शिप में देखा तो उसमें कम से कम 25-30 लोग वेपन लेके खड़े थे, विच वॉज मोर देन द स्ट्रेंथ विच दीज पीपल कुड हैव एक्चुअली हैंडल्ड। सो देन द मैसेज वाज सेंट टू वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, और वहाँ से फिर विद इन 8 hours a decision was taken to fly out a C-17 aircraft with Marine commandos, and the additional Marine commandos came and they did a skydive near the ship. Means they flew from Mumbai, went 2,600 kilometers and skydived with the boats and all into the water just to reinforce the existing strength which was available in the ship. ये देख के ही all these pirates surrendered. They realized कि भाई अब तो गलत जगह पंगा ले लिया है। So now this was a classic special operations done by the Marine Commandos. ऐसा वर्ल्ड में सेकंड टाइम हुआ। Okay. फर्स्ट टाइम यूएस नेवी सील्स ने किया था, डेल्टा सील टीम 6 ने किया था, सेकंड टाइम मार्कोस ने किया हुआ। सो इट्स अ माइंड बॉगलिंग थिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जब मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर था तो ये हमारी कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही थी, एंड अराउंड 2014-15 हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई थी ऑलमोस्ट। बाय 2017-18 वी हैड द स्काई डाइविंग इन वाटर, एवरीथिंग वाज डन। सो इट्स अ वेरी मेजर स्टेप, क्योंकि जो इंडियन नेवी है, इंडियन ओशन रीजन में हमारी काफ़ी धाक है। We are one of the strongest navies and one of the largest navies in Indian Ocean region. Okay. And we are also called the net security enabler. Okay. And the first responder for any contingency which happens at sea. So ऐसा ये हमने जो ऑपरेशनल डिस्प्ले किया है, तो पूरे वर्ल्ड को पता चला कि भाई इनके पास तो ये सॉलिड कैपेबिलिटी है। So you can imagine a small tactical action like this has got a strategic result. That is what is special operation all about. सर आपने अभी इंडियन ओशन की बात की, तो पहले मैं आपके इंडियन ओशन पे मैं आऊँगा सर, बिकॉज बहुत मस्त टॉपिक है बात करने के लिए सर। बट उससे पहले मुझे आप वॉक थ्रू कीजिए सर कि आपका किधर किधर पोस्टिंग हुआ, बिकॉज मुझे आपकी सारी स्टोरीज सुननी है सर। नहीं तो एक बार मैं आई बिकेम अ डाइवर। पहली बात तो वंस आई बिकेम कमीशन ऑफिसर, ओके, उसके बाद हमें शिप में आई वाज पोस्टेड इन विशाखापट्टनम, एंड वी हैव टू डू समथिंग कॉल्ड एज वॉच कीपिंग। वो 6-7 months का शिप में टेन्योर होता है। उसमें द कमांडिंग ऑफिसर वॉचेज योर कैपेबिलिटी टू हैव to control the ship for navigation and all this kind of tactical actions and all, so that you can independently handle at night or at day. You can stand watch on a ship which is sailing at sea. You can avoid any collisions and all. You can safely, smoothly navigate from place A to place B, and all this kind of जो basic जो naval capabilities होती हैं, वो जज करने के बाद इंजन मशीनरी में क्या है, एंड इफ देयर इज मशीनरी ब्रेकडाउन, इफ द प्रोपेलर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई और द रडार में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जायरो टॉपल हो गया, तो व्हाट एक्शन विल यू टेक टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द शिप एंड नेविगेशन। वो सब अगर आप को देखते हैं, वो जांचते हैं, एंड देन ही गिव्स यू अ वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट।
that makes you a perfect naval officer. Now you can actually take independent watch of any ship and you can even later on go and command a ship. तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है. उसके बाद आई वॉलंटियर फॉर डाइविंग कोर्स, माइंड क्लेंस डाइविंग कोर्स, जो कोचिंग में होता है. Okay. वो 8 महीने का कोर्स था, तो वो काफी फिजिकली मेंटली काफी टफ कोर्स होता है. इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स व्हिच आई हैव डन इन माय लाइफ. Okay, that is. I would call it even more tougher than the Marine Commando course. And perhaps any course. I've done Army Commando course also, in basic infantry commando course in Belgaum. But amongst the 3-4 courses, this was, in my view, because क्या है कि जो पानी में कोर्स होता है ना, when you are doing something in water you're swimming miles together, you're doing underwater diving and all, it's pretty high risk. And if you get tired, what do? You can't stop. If you stop while you're swimming, you get tired, what will you do? You'll just sink. So ये सब चीजें हैं. तो and moreover, underwater when you're diving, they say that 1 hour of diving is equal to 8 hours of physical labor on land, and we should dive for 7-8 hours every day. So वो काफी टफ ट्रेनिंग थी, वो 8 महीने की थी. उसके बाद we did as part of that training we went to infantry school Belgaum for a 33 days infantry commando course. It was a very tough course, but very 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 well organized course. I must say उससे बेहतरीन course in terms of how to organize a course I've not seen in the Navy. Okay. At least, or in any other course I've done in the Navy, commando course and all those things. तो उसके बाद then I was posted as an instructor in diving school. Okay. तो वहाँ पे I was a training staff for about 2.5 years. फिर मेरा मरीन कमांडो कोर्स आ गया. मैंने वो कोर्स किया. वो हमारा बहुत लंबा कोर्स था, 14-15 महीने का कोर्स था, क्योंकि it was slightly unstructured. So ये भी करना, वो भी करना, वो रिवर राफ्टिंग भी करनी है, माउंटेनियरिंग भी करनी है, ये सब करने का ज़्यादा मैंने कहा हमने कोर्स किया. सो दैट टाइम आई टू रियलाइज किया थोड़ा सा, आई मीन आफ्टर डूइंग दैट बेलगाम कमांडो कोर्स वेयर इट वाज सो स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे डूइंग दिस कोर्स इट वाजंट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. सो दैट्स व्हाई लेटर ऑन इन लाइफ वी वर एबल टू डू अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर मरीन कमांडो, व्हिच आई टोल्ड यू. 8-8.5 महीने का कोर्स हमने अभी कर दिया है, व्हिच इज वेरी वेरी impactful course and very very tough. It has become tougher and it's got more impact, and the development of a special forces operator I feel is much better in this kind of course rather than doing this 14-15 months जो मैंने किया था. So like that. उसके बाद then I got posted. क्या होता है नेवी में, since you are basically you're a naval officer, so you have to command a naval warship. If you want to get promoted, you have to command warships, you have to do courses, because unlike in बाहर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फौज ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर लेवल पे आपको कोर्स करना पड़ता है. Okay. लीडरशिप कोर्स करना पड़ता है एट वेरियस लेवल्स, प्रोफेशनल कोर्स क्वालिफाई करना पड़ता है एट वेरियस लेवल्स. उसके बाद आपको एक जगह से टू गिव यू मैक्सिमम एक्सपोजर. सो आपके बेसिक जैसे स्पेशलाइजेशन जैसे मरीन कमांडो, उसके बाद आपको दे विल सेंड यू एन स्टाफ अपॉइंटमेंट which may not be related to Marine Commando, but it's related to Navy. उसके बाद you have to go on board a ship, do your tenure on board a ship, then you become 2IC of a ship, then you pass exams, then you go for staff college, which is a master's degree course, which is very prestigious. If you don't do that, you don't get promoted further in the armed forces. और बहुत कम लोग उसमें qualify करते हैं. Okay. आर्मी में तो सिर्फ 20% क्वालिफाई करते हैं, नेवी में कम से कम 50-60% क्वालिफाई कर जाते हैं. उसके बाद डिफिकल्ट एग्जाम होता है. उसके बाद आप कमांडिंग ऑफिसर बनते हो, उसके बाद फिर स्टाफ अपॉइंटमेंट करते हो, फिर उसके बाद आप हाई कमांड कोर्स करते हो. जैसे मैंने किया, आई वेंट टू इंडोनेशिया फॉर डूइंग हाई कमांड कोर्स, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स एंड हाई कमांड कोर्स. उसके बाद फिर आप प्रमोट होते हो. सो देन आई हैव, सो इफ यू सी मेरी 34 इयर्स के टेन्योर में मेरा 21 बार ट्रांसफर हुआ. 21 टाइम्स आई गॉट ट्रांसफर्ड. So I've seen all the interstate transfers. I was in Port Blair commanding warship. I was in Visakhapatnam. I was in Bhimlipatnam, which is where the special forces there. I was in Mumbai. I was in Karanja. अगर आप you are from Mumbai, उरन पता होगा आपको, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़. हाँ, रायगढ़ पता. वहाँ पे एक बहुत बड़ा बेस है नेवी का, it's called करंजा आइलैंड बोलते हैं उसको. वहाँ पे था. Then I was in Delhi. Then there are so, and then I was in abroad. For 2 tenures I was abroad, Indonesia में, उधर भी 2 बार ट्रांसफर हुआ मेरा. So कर करा के if you see I've been transferred so many times. सर इसमें जर्नी कैसे रही है? मतलब एक तो फैमिली को आप बार बार मूव नहीं कर पाते हो सर. Family was always with me. Always with you, Yes. sir. Sir, you have told me आप more than 21 times transfer. Yeah, so like for Bombay में I got transferred, Bombay to Karanja to Delhi to Visakhapatnam to Port Blair to Visakhapatnam to Bhimlipatnam to Port Blair to Bhimlipatnam to Mumbai to Delhi to Karanja, ऐसे करके पूरा मिला के. See, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ये सब 21 टाइम्स बच्चों ने स्कूल चेंज किया है,
और हमने बच्चों ने फ्रेंड्स चेंज किए हैं एंड अभी मैं आपको ये बात बता दूं कि माय सन जब वो क्लास 12th पास किया ना ही हैड चेंज 16 schools 12th में 16 स्कूल चेंज including 2 schools in Indonesia because we did about 8-9 months in one school in Jakarta then 8-9 months in another school in Bandung because I was doing courses in 2 places which is about like Bombay and Pune. So there is a lot of disturbance to family, कोई doubt नहीं है इसमें. But the positive point is that you learn the ability to adapt to any situation. You can make quick friends. You can have relationships very quickly, and so they are the positives. And so what happens? You're moving around in so many places, तो आपका ना exposure level ज़्यादा हो जाता है. बराबर. आपका mindset ज़रा change हो जाता है. So I am very friendly by nature, and because of this movement, continuous movement, there is a lot of exposure, and so I'm generally more friendly. लोग कहते हैं कि rolling stones gather no moss. ये कहावत है. So that is fine, but it does make a difference. Now आजकल के competitive ज़माने में, where when you're educating your child, I think you need to have a lot of stability. Especially in 8, 9, 10, 11, 12, this 5 years. Okay. Preferably you study in the same school. अब जैसे मैंने अपने बेटे के बारे में बताया 12 साल में 16 स्कूल चेंज किए हैं. अब बताओ क्या होगा. पर्सनालिटी उसकी शेप हो गई रहेगी तो पर्सनालिटी उसकी शेप्ड है, कुछ में कोई डाउट नहीं है. एंड ही इज नाउ राइट नाउ वर्किंग इन एबीपी न्यूज़ एंड नाउ गोइंग टू इंडिया टुडे एंड एज ही इज इन डिजिटल मीडिया इज अ प्रोड्यूसर and is also an anchor. He does a lot of things, voiceovers also he can do. He's done some ad shoots also. Okay. So वो सब है, personality अच्छी है, लेकिन वही है ना कि as a middle class person you want your son to be engineer, doctor, MBA, ये सब चीजें हैं because ये सब stable jobs हैं, है ना? They are all stable jobs. A middle class guy will never think कि मैं like you कि I want to become an entrepreneur. He may at best think कि let me open a startup after I have done from good engineering colleges and उसके बाद मुझे exposure अच्छा मिला and I have the confidence to open a startup. लेकिन जनरली जो मिडिल जैसे होता है ना एक पुष्प की अभिलाषा, तो मिडिल क्लास पेरेंट्स की अभिलाषा क्या है? मेरा बच्चा एकेडमी के लिए बहुत अच्छा करे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, मे बी ही कैन क्रैक IAS एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. तो नॉर्मल है, पेरेंट्स का होता है. सो दिस इज द मोमेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ. तो हमारे लाइफ में भी मोमेंट आया था. And I quickly realized that where my children stand and what are their passion. What are their good what do you call passion? तो छोड़ो, passion तो वो सब कहने वाली बातें हैं कि passion में जाओ, but you also have to have. You have to be very, very practical also in life, no? Absolutely, I totally. Passion doesn't take you anywhere. Yes. It doesn't take you everywhere. It's there are very few people जिनका passion उनको ऐसा job दिलवा देता है जो job becomes like a hobby. वो लोग शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, वो लोग normal people नहीं हैं, you know. And वहाँ पहुँचना तो extremely difficult है. बहुत. But I'm just saying for a middle class, you will always like to take a easier path. But the easier path is very competitive path. Especially in the academic field is India है भाई. कितने इंजीनियर्स घूम रहे हैं चारों तरफ. It's very competitive. Very competitive. Yeah, I totally agree to so it. So वो जो चीज है थोड़ा सा वो because of constant transfers and all, उसमें दिक्कत तो होती है. सर मुझे एक बात बताओ, आप एज अ फौजी आपके 21 ट्रांसफर हुए सर. Yes. इमोशन तो बचा ही नहीं होगा सर आपका. मतलब इमोशन किस चीज बात की? मतलब एक अभी मैं अगर कल्याण में रह रहा हूँ ना सर, तो मेरे लोगों को लेके इमोशन है सर बड़ा. तो अगर मैं उन्हें बड़ा मिस करता हूँ सर. अगर मैं आज दिल्ली आया हूँ सर, तो मैं अपनी मम्मी से 3 या 4 बार बात कर रहा हूँ कि तू ठीक है, सब उधर ठीक हो रहा है. मैं अपने भाई को कॉल कर रहा हूँ, सब उधर ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है ना. तो मतलब मेरा बड़ा लगाव है सर मेरे होम टाउन के साथ. सर आप बोल रहे हो सर आप 21 बार ट्रांसफर हो गए सर, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर आप किसको होम टाउन बुलाने वाले हो अपना. So ये तो खैर थोड़ा है इसमें it's rather difficult because I don't have friends. I don't have होता ना कि लंगोटिया यार टाइप, स्कूल में इनिशियली जो बच्चे स्कूल में पढ़े एक साथ ही ग्रो किए, तो ऐसा मेरा कुछ है नहीं. So for me it is easy for me to make to strike a friendship with people. It's not very easy for me to convince myself that he's the best friend or he's my go-to friend. And right now I'm working in a startup where the average age of people is around 27, 28. So I'm very friendly with them. They are very friendly with me. So there are known acquaintances and all. For me, they are like family. ऐसा होता है.
So that, of course, I get what you said. I'm like, there are people कि 45-50 years में चलो let's go for a motorcycle ride. All classmates are going for a motorcycle ride because अब लंगोटिया यार हैं. ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है फौज में. सर खास लेकिन आपके मेरे आपके दोस्त ही आपके फौजी रहे, मतलब आपके हाँ तो फौजी आपके फौजी दोस्त या नहीं हैं सर. फौजी फ्रेंड्स हैं सारे जो कोस्टमेट्स हैं. एक्चुअली द बेस्ट मोस्ट क्लोज नेट ग्रुप यू कैन फाइंड इज द कोस्टमेट ग्रुप. आई एग्री. तो कोस्टमेट का क्या है कि दे आर कॉम्पिटिटिव व्हेन दे आर इन द फौज एट एवरी रैंक बिकॉज इट्स ए फोटो फिनिश. Everyone is very intelligent. Everyone has come to a competitive exam. Everyone goes to the same paces of training in the Navy. मैं Navy की बात कर रहा हूँ. Same thing with Army and Air Force also. Some people get lucky. Some people are not that lucky. Some people get promoted. Some people don't get promoted. तो उस समय जरा बुरा भला लगता है, लेकिन at the end of the day, we have been together. We have seen the rough moments of life. कहते हैं ना कि अगर किसी ग्रुप में अगर बॉन्डिंग तभी पैदा होती है जब उनको roughest मिस टाइम उनके लाइफ का हो एक साथ, एंड दे आर एबल टू कम आउट ऑफ इट बाय डूइंग a lot of supporting each other, then the camaraderie and bond homie increases. तो कोस्टमेट्स जो हैं वही फ्रेंड्स हैं. सर मेरे को आप बात बताइए सर, लोनलीनेस तो हिट करता रहेगा, वो तो आई कैन अंडरस्टैंड, विल टॉक अबाउट इट सर. लेकिन उससे भी पहले बताइए सर, जब आप अपने टफ मोमेंट्स झेलते हो, जैसे आपके फौजी दोस्त आपके सामने अगर शहीद हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं, तो कैसे फील होता है सर आपको? मतलब मुझे उसके बारे में बताइए सर थोड़ा. देखो क्या है कि आई वॉज नॉट सी ये सब आर्मी में ज़्यादा होता है बिकॉज आर्मी में यू गेट डिप्लॉयड मोर in areas where there are chances of you getting in this kind of situation. In the Navy, largely it is in some training exercise someone dies or aircraft crash or something like that. So hota hai, so everyone feels bad, but then we don't brood over it. Okay. Kyunki behind everything there is always a story, in the sense ki because the procedures followed in the Navy, and for that matter in the armed forces, for any evolution, because everyone is conscious of the fact that हम जो भी काम कर रहे हैं वो हाई रिस्क है. तो उसके लिए जो प्रोसीजर होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हमें कराते हैं काम, एंड सपोर्ट स्टाफ होता है, दे आर हाईली ट्रेंड. Okay. We got everything in hand. There are medical teams available on the site and all these things. उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है, एयर क्रैश हो गया because of whatever it is, you can't help it. So we when something like this happens, emotions build up, because if you know somebody very well, emotions build up. And even if he's not a course mate or not a close friend, he could be staying in your neighborhood. You feel bad because that could happen to you also. Like, if I'm a pilot, of course I was not, but if I was a pilot and my fellow pilot has a emergency and he loses his life, so ऐसा तो नहीं है कि यार मुझे नहीं हो सकता हो. So there is an inquiry, the board of inquiry and hota hai to find out what was the reason which led to that. So then we take preventive and precautionary measures, preventive action we take. So that is the entire procedure. So वो तो human nature है कि you will feel bad for a while, but we don't brood over it. सर आपका We go on with our life like most of the people do. सर आपका नियर डेथ एक्सपीरियंसेस रहा है सर? Near death experience not in combat, but as I told you कि combat ज़्यादातर में पीस टाइम में it is seen more by the army. That too in J&K and in Northeast. बाकी तो is peace time force. And in the Marine Commandos, we've seen combat during Sri Lanka operations. We've seen combat during J&K. हमारे small element वहाँ पे है. So they get exposed to the combat. But as you say, largely about combat ज़रा कम होता है. But we train for combat on a daily basis. So those training exercises जो हम करते हैं, जिसको कि युद्ध अभ्यास बोलते हैं, उसमें भी सिमुलेट सिचुएशन एंड सिनेरियोज जो एक्चुअली कॉम्बैट में हमें एक्चुअली फेस करनी पड़ेगी. सो इट इज एज गुड एज अ कॉम्बैट सिनेरियो, बट ओनली थिंग इज दैट बुलेट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. लेकिन फॉर मरीन कमांडो, अगर आपको इफ यू आर लॉन्च्ड बाय ए सबमरीन एट 20 nautical miles from the coast, and then you are in a boat, and then you go very close to the coast, you launch a UAV, do a survey of the entire area. Thereafter you have to launch the boat has to come in beach, and then you capture the boat, and then you go for an operation. ये सब आप रात को कर रहे हो, पानी में कुछ भी हो सकता है. There's no one to support you. अगर आपका इंजन फेल हो गया, छोटा सा आउटबोर्ड इंजन फेल हो गया आपका, या आपकी बोट में पंचर हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते, तो what do you do? So the risk factor is equal. Whether you are in enemy area, whether you're in your own area, during this kind of training, you will land up with this problem. तो वो तो रिस्क है ही. There have been one or two unfortunate incidences where such things have happened, which has led to tragedy. Diving course में जो हम long distance swimming करते हैं,
4-5 माइल्स की स्विमिंग करते हैं. Miles. There are boats, instructors, support staff, everything is there. But there have been cases of people drowning. So these are all part of, that's why they say that Forge is high risk. And amongst Forge, the voluntary specialization like what I've told you are generally high risk. Flying में if you go to Air Force Academy, flying में कितने accident होते हैं? Hmm. So ये सब चीजें these are all not avoidable in totality. Things will happen. So one has to and in the Forge man it is very clear. People understand because mentally you are very robust and you become very strong. So you can take all this. So let's start off with Indian Ocean, sir. You Okay. said we are one of the best in the Indian Ocean, sir. One of the biggest in the One of the Indian- biggest, and one of the actually, most sir. powerful. Sir, report comes that we are the fourth best armies in the world, sir. Yeah. Across. It- Sir, The third largest and the third best. okay. Third best. Sir, the way China हमको घेरता है सर नीचे से यहाँ तक सर, पूरा बांग्लादेश से श्रीलंका से यहाँ तक पाकिस्तान तक सर, उसने हम लोग को एक ट्रेड सर्कल में बांध के रखा है. वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी सर. सो मुझे एक बात बताओ, व्हाट आर वी डूइंग दैट डिफरेंट सर? बिकॉज चाइना इज एन आर्मी दैट इज बेटर देन अस, बिगर देन अस. Bigger doesn't mean the better. Okay. Bigger in numbers doesn't mean the best. Okay. Yes, they are a huge army. China is a country which is very advanced now in terms of technology. Absolutely. And I mean today is emerging as one of the threats to the US interest in the world. अब देखो उसको जो आपने कहा उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना. Absolutely. अभी क्या है कि 60% of the trade flows to the Indian Ocean region. And a lot of such trade goes to the China because if you are China also dependent on oil. China does a lot of export of materials and all, minerals and also to the Western countries. And China imports a lot of things from the Middle East and all. So ultimately, if you see, the maximum trafficability happens to the Indian Ocean region. Indian Ocean region mein, who's have got a geographical advantage? India. बराबर. You see, India is jetting into the Indian Ocean region. And we got huge ports. We got more than 200 smaller ports, and we got more than 14 major ports. And India is also a developing country. So it has to have a larger navy. Maritime security को ensure करने के लिए आपको बहुत बड़ी navy की जरूरत है. And वो भी हो रही है हमारी navy. We are slowly achieving. We want to achieve a 160, 170 ships navy. Right now we are at around 142, 145 ships. You know, the larger the ships, the more powerful the navy is. The more potent the combat potential, the more powerful the navy becomes. Now, as far as China is concerned, he knows that he also has to maintain maritime security. He has to ensure maritime security for his trade. जो उसका trade move करता है, उसके लिए वो क्या करेगा? He has to deploy in the Indian Ocean region. Now, deploying this far it becomes a tall order. अभी Chinese port से वो navy उनकी आएगी और Indian Ocean region में घूमेगी. So you have to be very powerful. Like US Navy has got 11 super aircraft carriers. That's what sir, मैं उसी पे आ रहा था. एक सुपरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए 55,000 करोड़ लगते हैं सर. Yes. Right. हम लोग के पास 2 है अभी तक. But ours is a normal light carriers. Ours is not उनके super aircraft carriers हैं. They're all nuclear powered. So practically got endless endurance. The only endurance which they have to build up is the human endurance. So they keep on changing the crew. उनके पास कम से कम 80-90 एयरक्राफ्ट तो हर एयरक्राफ्ट कैरियर में है. सो नाउ फॉर बिकॉज वो पूरा वर्ल्ड का लीडर है एंड ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिज पावर, उसके लिए उसको जरूरी है कि 10-11-12 एयरक्राफ्ट कैरियर रखे, उसके साथ सपोर्टिंग एस्कॉर्ट शिप्स रखे, एंड सो ही कैन हैव सस्टेनेंस. सो मैरिटाइम वॉरफेयर में, मैरिटाइम अफेयर्स में सस्टेनेंस ऑफ वॉरशिप इन ए प्लेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो यू कैन सस्टेन बाय 2 means. Either you have a nuclear propulsion, but again for fresh provision you have to go to the nearest port. So you have to have some ports where you can do operational turnaround. You can stay in the port for 2-3 days or 24-48 hours and come out of it. एक तो वो महकमा है. Secondly, you make permanent bases. Like US has made permanent bases in so many places. Absolutely. The largest base of so many number of bases, largest number of bases outside USA is in Japan. Next is in South Korea and in Philippines. They have to have the presence there. Of course, it's a different matter. They have to ensure security of this and all those things. लेकिन ये है, तो China is doing the same thing. They are trying to, उनको पता है कि उनका weakest link उनके maritime security में could become Indian Ocean region because we are powerful there.
स्ट्रेट ऑफ Plus- मलाका हम लोग के पास है sir. स्ट्रेट ऑफ मलाका हमारे पास तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलाका इज चोक पॉइंट. सिमिलरली Choke देयर आर point चोक है. पॉइंट्स इन गल्फ ऑफ एडन. देयर आर 2-3 चोक पॉइंट. रेड सी में चोक, उसके आगे दैट I think the biggest thing that happened is हमको जो ईरान चाबहार पोर्ट मिला ना सर, हाँ हाँ that was the biggest turnaround in geopolitics मेरे हिसाब से. I think वो जो हम लोग ने properly handle किया without getting any sanctions sir, without मतलब वो बहुत legally process को complete किया है सर हम लोग ने. Generally, when you are taking over a port, like you are not taking over a port, you are building a port there. ऐसा नहीं कि we are actually deploying our forces there. Oh, So absolutely. वो तो कंट्री का वो होता है, मैंडेट होता है कि भाई तुम किसी और कंट्री को डिप्लॉय करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. So coming back to the question, तो sustenance की बात हो रही थी, तो China will find it difficult. They've got 2 aircraft carriers which are bigger than our aircraft carriers. वो third बना रहे हैं अभी. और the third is going to be bigger than about 65,000 tons. So वो क्यों बना रहे हैं? Because they want to have presence, they want to enhance their sustenance power. They are their competition is with USA, not with any other country. Absolutely. ठीक है ना? तो वो तो ऐसा सोच रहे हैं. उसके बाद 11 है, हमारे पास 3 है, और हम emerging power हैं. If you see from the economic point of view, that's the second largest in the world after USA. India is in terms of purchase power parity third largest, but otherwise fourth largest. We will take time to catch up. And we will take a lot of time to catch up. और catch up तो ऐसे catching up game थोड़ी होता है. The guy जिससे तुम catch up कर रहे हो वो तो आगे जा रहा है. So it's going to be a catch me if you can kind of race. वो होता रहेगा. So in my view, their quest is कि भाई यहाँ पे हमें sustenance ज़्यादा होनी चाहिए. उसके लिए he has taken some port. Like of course उसकी the way he goes about investing in a particular country later on, and very high rate of interest, and if you're not able to pay, then he takes over that port for like Hamman Tota for 99 years. He's taken over. Then he's gone to Djibouti, he's gone to Pakistan, all this, the Gwadar port may also he's got his presence. Then Sitwe, which is there in Myanmar, wahan pe he's got his presence. Bangladesh may also he's having his presence. So if you see, all these places are the place of interest for him, where his sustenance can increase. और जब कोई किसी पोर्ट में बैठ जाता है, तो that port can be utilized for 2 purposes. For merchant marine traffic, which is maybe his primary aim. Second thing, military base. Or military, enhancing the sustenance of the military or the naval warfighting machinery, उसके लिए वो बन जाता है. तो for हमारे लिए as a Indian Navy, definitely it's a matter of concern. क्योंकि he can have a listening post there. He can have electronic warfare gadgets there. He can have lot of things there which will be against the security interest of our country. So ये है, उसमें शक नहीं है. सर आपको लगता है इंडियन ओशन खा जाएगा चाइना सर? नहीं. ओशन इज ए ग्लोबल कॉमन. ये किसी का है नहीं, किसी का बैकयार्ड नहीं है. हम कहते हैं कि इट्स ए बैकयार्ड ऑफ इंडियाज बैकयार्ड बिकॉज इट इज राइट. सो आवर ज्योग्राफिकल पोजीशन एक्चुअली हैज इम्पोजेस दैट काइंड ऑफ थॉट इन आवर माइंड्स की इट्स आवर बैकयार्ड. किसी का बैकयार्ड नहीं होता है. Because see, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, at this point in time, there will be more than 150 warships of various countries which are floating around and which are operationally deployed in the Indian Ocean region. 8-10 हमारे होंगे, and 50-60 US के होंगे. कुछ यूरोपियन यूनियन के जो शिप्स हैं, जैसे फ्रांस है, other countries are there, स्पेन है, उनके भी शिप्स डिप्लॉयड होते हैं. Everyone is deployed there for what? To ensure that उनका they ensure maritime security for flow of their trade. Flawless flow of the uninterrupted flow of the trade. Okay. And also Gulf of Aden में जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन चल रहा है, प्लस पर्शियन गल्फ में जो हूती के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके अगेंस्ट टू प्रोटेक्ट देयर वॉरशिप्स एंड देयर मर्चेंट मेरीन, दे आर डिप्लॉयड देयर. सो इट कैन, ऐसा नहीं है कि कोई खा जाएगा, कोई इसको खाने वाला नहीं है. इट इज नॉट ए लैंड बॉर्डर कि तुम जाके बैठ गए, यू ऑक्यूपाइड लैंड बॉर्डर, नाउ यू आर नॉट विड्रॉइंग. इट्स नॉट लाइक दैट. बिकॉज इन लैंड बॉर्डर्स there is no third country or fourth country involvement or right. In the ocean, it is free. It's a global common. It's a right for everyone. So you can't claim कि ये मेरा ocean है. जैसे चाइना क्या बोल रहा है कि साउथ चाइना सी मेरा है. So everyone refutes it because legally in international maritime law it is not tenable. It's not. So that is the whole issue there. Yeah. सर मुझे एक बात बताइए सर, चाइना इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट डैम, ओके राइट, और वो ब्रह्मपुत्र पे बना रहा है सर, जो हम लोग का पूरा नॉर्थ ईस्ट चलाता है सर, पूरा लाइक नॉर्थ ईस्ट से लेके वो पूरा मिड ऑफ इंडिया तक पहुंचती है, एंड कितने स्टेट्स को पानी देती है, कितना रोजगार चलता है उससे सर. एंड वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, उसने पहले भी डैम्स बना के सर पूरा म्यांमार और ये सब का वाटर फ्लो उसने रोका है सर. सो आई एम इन नो डाउट, बट ब्रह्मपुत्र इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवर व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, क्योंकि उसका 70% फ्लो हम लोग के पास है और 30% फ्लो उनके पास है.
आपको क्या लगता है, व्हाट्स आवर स्ट्रेटजी टुवर्ड्स दैट? See, I will not exactly know because this is not my domain. Okay. I won't really be able to comment on this, but I can say the long and short is Hmm. there are a lot of rivers from India flowing towards Pakistan. Hmm. ऐसा तो नहीं हमने पूरी उनका वहाँ बत्ती बंद करके रखा, हमने उनको सुखा दिया, ऐसा तो है नहीं. सर एक्चुअली हम लोग ने उनके दो डैम, सो हम लोग ने No, so that happens with a tacit understanding. Both absolutely. see क्या होता है कि किसी भी कंट्री को सस्टेन करने के लिए डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very important, yeah. So उनका and our diplomats are renowned for their knowledge and their approach towards international geopolitics and all. We have done very well. And largely it also depends on the political masters what they want to achieve in life. तो अगर ऐसा डैम कोई बना रहा है तो वो अपने एरिया में डैम बना रहे हैं. Nobody can stop them from making a dam. It is going to have a repercussions on the riparian state which are there, which in our country will get affected. तो ये बात है ना, बात चीज से सुलझाई जा सकती है. So one should not read only military aspirations in each and every aspect which happens. ये मेरा मानना है. तो आई एम श्योर दैट जो डैम जब बन जाएगा उसका कितना फ्लो ऑफ वाटर होगा उसके बारे में बातचीत होगी एंड डिप्लोमेटिकली मैटर विल बी रिजॉल्व्ड. ठीक है ना, like the one it is between us and Pakistan and many other countries where there is a flow of river from one country to the other. This is the norm, so they will follow the norm. सर हम लोग का 26/11 जब एज ए इवेंट हुआ सर इंडिया में, सर वाज इट अ प्योर रॉ फेलियर सर? Again, not my domain to answer this. Whenever something like this happens, so there are a lot of security agencies which get involved. RAW is for collecting the external inputs, and internal inputs are collected by the agencies, and IB being the largest agency for that matter. Then there is Mumbai. Mumbai State has got their own such agency which can monitor things, and there is a lot of interplay between all these organizations. There is center man definitely under the NSA. All the chiefs of these agencies, security agencies meet on a regular basis and they discuss a lot of things. So ये काफ़ी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, and I'm sure that we only get to hear about those things where things happened. हम लोग को ये नहीं पता चलता because of this coordination between these security agencies कितने terrorist operations we were able to foul and foil. Yes, absolutely. So होता क्या है कि अगर एक मच्छी खराब है तो तालाब में सारी मच्छियाँ खराब हो जाती हैं, ऐसी वाली बात है कि so this must be unfortunate a failure. Okay. At some place, it may be a failure, but see, nobody wants to do something that will hurt the country. Absolutely. Everybody is working overtime to ensure that security is maintained. All this, and to maintain the security, you have to have your eyes and ears open. I'm sure हुआ होगा, कहीं पे चूक हो जाती तो this would have been a result of that. सर आप मेरे को एक बात बताइए, मार्कोस का रोल था 26/11 में सर? 26/11 में मार्कोस का रोल ये था कि we were the first people, special force to get inside. Okay. And उससे पहले, because NSG is supposed to do this job outside military areas. NSG is, as you know, is in Manesar. They take time to come. So anybody who's planned 26 terrorist operation from the other side, उन्होंने इसको फैक्टर किया होगा कि 10-12 घंटे तो लगेंगे बिफोर एनर्जी कम्स इनटू द फोर. तो उससे पहले जो जितना हम कार्रवाई कर सकें वो कर देते हैं. सो व्हेन दैट हैपेंड, देन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रोच द इंडियन नेवी एंड वी वर डिप्लॉयड and marine commandos were deployed and we were the first one to confront the terrorists. Uske baad the hunters became the hunted. They started running for their life and killings bahut kam ho gaye uske baad. So that was an important role which was played by the marine commandos. And then when the NSG came next day morning, then they handed over the operation to the NSG. For some time they went along with the NSG because उनको पूरा अंदर का पता हो गया था कि कहाँ क्या करना है. So they went along with the NSG for a while, and thereafter it was all NSG operation, and they did a fantastic job. In 2 days they finished the entire operation. Absolutely. But the first firefight happened with the Marcos, with the terrorist. So that why, what is more important is that मैं कई पॉडकास्ट मैंने कहा है कि इफ ए पर्सन इज हैविंग ए हार्ट अटैक, ही इज गॉट अ गोल्डन आवर. इन दैट गोल्डन आवर, इफ समबडी टेक्स हिम टू द कार्डियक सेंटर, उसकी लाइफ बच जाएगी. और समबडी गिव्स हिम फर्स्ट एड एंड टेक्स टू कार्डियक सेंटर, लाइफ बच जाएगी. उसके बाद बाईपास सर्जरी करनी है, या उसके बाद फिर वो स्टेंट करना है, लगाना है, एंजियोप्लास्टी करनी है, या जो अदर मेडिकल प्रोसीजर करना है वो बाद में हो सकता है, बट पहले उसकी जान बचानी जरूरी है. सो दैट गोल्डन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट मार्कोस डिड वाज, the Marcos in the golden hour of the terrorist operation were able to contain the damage which could have otherwise happened.
Okay. क्योंकि जो जो टेररिज्म जो प्लान किया था इन्होंने, यू कैन इजीली मेक आउट कि दे हैड ए फैंटास्टिक प्लान. उनके टाइमलाइंस होंगे, इसके बाद ये करेंगे, फिर रैंसम मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तहलका मचाएंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ बनाएंगे, ये करेंगे. पाकिस्तान हैंडलर्स थे, वो सबको कर रहे थे. But what happened, they may not have realized that there is a special force existing right next door, which is the Marine Commando. A lot of people in Mumbai did not know about the existence of Marine Commandos. Very close, 1 hour drive. Not drive, actually 1 hour drive by road. Otherwise, just about 4 nautical miles. जहाँ हम लोग Marine Commando base, I was that time posted to the next unit as instructor in Naval War College. Okay. So I was monitoring all those things which is happening in that place. All my junior colleagues were all commanding. So इसके बारे तो they were the one who actually kick started the process when people realized कि भाई it is not a local gang warfare but it is actually a terrorist operation going on, and they were able to disrupt their timelines. So in my view, अगर वो नहीं जाते उस वक्त तो तहलका और मच जाता, काफी लोगों की और जान नहीं आ सकती थी. So that is a very very crucial stage when the Marine Commandos intervened and they were able to contain it to a larger extent. सर मुझे एक बात बताइए, अभी और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मार्कोस हैं, उस समय अगर पैरा एसएफ भी वहां होती और पहुंच जाती उस समय, दे वुड डन द सेम थिंग. अभी तो खैर महाराष्ट्र पुलिस की फोर्स 1 है, दे विल डू द सेम ऑपरेशन. सर दिस पॉलिटिकल गवर्नमेंट बीजेपी हैज ब्रॉट अ बिल ऑफ अग्निवीर, राइट? Help me go through it. How fair is it from a military person perspective? आप क्या समझते हो उससे कि is it fair to the person or is it unfair So to the this is a mixed views, like Okay. मैं by nature I follow a lot of procedures because I've worked in naval headquarters for almost 8 years as a principal director, and उससे पहले मैंने 3 साल और भी naval headquarters में नौकरी की थी. So I know that before a major decision is taken, of course there's a political intent, definitely, but there is a lot of staff evaluation which happens at various levels. So अगर ये स्कीम लागू गवर्नमेंट ने की है तो ऐसा नहीं है कि मैजिक बैंड से किसी ने बोला कि करो और सबने एकजुट के कर दिया, ऐसा नहीं है. There would have been this whole issue would have been thought through at various levels. Comments would have been taken from all the agencies, all the service headquarters, and within service headquarters there are various levels. कमांड से भी उन्होंने इनपुट लिए होंगे. सब इनपुट लेने के बाद they would take a conscious decision कि भाई we should implement अग्निवीर. So that is why it has been implemented. And mind you, कभी भी कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो वो लक्ष्मण रेखा नहीं होती है. There are it has a lot of leeway where you can further enhance the policy, or you may even, so that the efficiency and efficacy of the policy becomes good, or even the acceptability of the policy becomes good. Or if they realize कि भाई ये तो अच्छा नहीं है, तो they also have the option to cancel the policy and implement a new policy. मैंने अपने मरीन कमांडो स्पेशलाइजेशन में ऐसे एक पॉलिसी को कैंसिल किया था और दूसरी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी थी, which has had a larger benefit. So every time, as I told you, everything is progressive in nature. Things are iterative in nature, and there are always thinking minds which are working behind anything. So ये मेरा this is what I want to say. अब coming to the अग्निवीर पर से, उसका इफेक्ट क्या होगा फौज में, उसमें मिक्स्ड रिएक्शंस हैं. वेटरन कम्युनिटी का रिएक्शन तो अलग है. फौज में लोगों का दे कांट गिव रिएक्शन बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द फौज एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू टॉक एनीथिंग अबाउट द फौज. सो दैट इज थिंग. सो व्हाट आई विल टेल यू इज व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, एंड आई एम नॉट बेसिंग माय एक्सपीरियंस ऑन व्हाट आई रीड इन द न्यूज़पेपर्स ऑन दिस. देयर इज इंडिया में 2 प्रॉब्लम्स हैं. एक तो क्या है कि लॉट ऑफ पीपल वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस. पीपल्स नॉलेज अबाउट द आर्म फोर्सेस इज वेरी वेरी पुअर. उनकी नॉलेज वो पिक्चर देखने से होती है, और पिक्चर में दादाजी तो बकवास होती है. दादाजी तो दे टेक आर्टिस्टिक एक्सक्यूजेस एंड मेक थिंग्स. उन्हीं में तो हीरो का ऐसा बना दिया जैसे कि ऐसे ही सारे कमांडो होते हैं. ऐसा नहीं होते सारे कमांडो, हम जैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं सारे कमांडो. वी डोंट डू हैंड टू हैंड कॉम्बैट इन गोइंग टू देयर एनिमी डेन एंड डूइंग ऑल दोस थिंग्स. वो तो सिर्फ हीरो कर सकता है, हम नहीं कर सकते. तो ऐसा है. तो लोगों की धारणाएं अलग होती है. बॉर्डर पिक्चर देखने के बाद लोग सोचते हैं कि भाई सभी सनी देओल होते हैं. ऐसा नहीं होता, सभी सनी देओल नहीं होते हैं. बट देयर इज अ लॉट ऑफ रियलिज्म इन बॉर्डर. एंड उरी में भी काफी रियलिज्म था, लेकिन कई ऐसी पिक्चर हैं जिसमें कोई रियलिज्म नहीं है. एक पिक्चर थी वो फाइटर. वो कौन सी एक पिक्चर है इसमें, या सो वो सब ऐसी हैं. Now if you take the view of opinion of these movies and they feel कि हाँ ऐसी होती है फौज, तो गलत है. धारणा गलत होती है. So people want to join, and there is a lot of unemployment in the country. Plus the pension bill is more.
More It's than gonna affect, 36 to 40 lakh are pensioners in our country. Hmm. So just short of the actual central government employees का strength, उससे थोड़ा छोटा pensioners का strength है. And उसमें गवर्नमेंट को नुकसान तो होता ही है. तो some people are saying कि पेंशन कम कराने के, पेंशन बिल को कम कराने के लिए कर रहे हैं. मेरा भी ये है कि whatever views the other people have is because change is the only constant. Yeah. आप किसी चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, टीथिंग ट्रबल्स तो होंगे. राइट नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज टीथिंग ट्रबल्स. Somebody comes for 14 years. Imagine a 18-year-old guy or 19-year-old guy joins the service for 4 years and he's getting a set amount. Once he leaves after 4 years, he gets an amount of 25-30 lakhs. If he's got your mentality, he can become an entrepreneur. 30 lakhs. अभी आप तो शार्क टैंक की बात कर रहे हैं. यहाँ पे तो बंदे के हाथ में 30 लाख हैं. Can't he do something good? Absolutely. At the same time, he can also pursue his education. If he pursues education, like he can do, from open schools, he can do his graduation. ठीक है ना. फौज विल हेल्प यू. ऐसा नहीं कि फौज विल नॉट हेल्प यू. तो आपने 4 साल लगाया इसमें, फौज को भी अपनी वो किया, उसके बाद आपने प्राइवेटली भी कर दिया, या तो उसके बाद यू कैन परस्यू अ फर्दर करियर. यू कैन लुक एट एन MBA और समथिंग. एंड ट्रेन्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. सो वंस यू कम आउट ऑफ फौज आफ्टर 4 years, यू आर ए डिफाइंड पर्सन. लोग कह रहे हैं कि यार जिनको नौकरी नहीं मिलेगी वो टेररिस्ट टाइप बन जाएंगे बिकॉज दे आर ऑल ट्रेन्ड इन वेपन्स. आई एम ऑल्सो ट्रेन्ड इन वेपन. यू थिंक आई एम मूविंग ऑन विद द वेपन? नो. एम आई थ्रेट टू द सोसाइटी? नो. Tell me which फौजी is threat to society? No. Absolutely not, sir. तो That's ये a very wrong thing to say, हाँ, actually. पर क्या होता है कि लोगों का ना एक माइंडसेट होता है. एंड यस डेफिनेटली देयर कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव. जो बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है तो उनका खुद का एक्सपीरियंस होगा. क्योंकि वो कहते हैं कि टू बिकम ए कॉम्बैटेंट इन द आर्मी you have to have the ethos of the fighting ethos of the battalions have to go into you. That takes time. मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी. 4 years में यू कैन मेक अ डॉक्टर. यार 4 साल में तो आदमी डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है. सो कांट यू चेंज द मेंटालिटी ऑफ पीपल. और ये जो अभी बोल रहे हैं कि 25%, मेरे ख्याल से दिस माइट इंक्रीज टू 30, 40, 50 iteratively. एंड इफ some tweaking can be done in the policy, then it can become a very, very effective policy. So I leave it at that. That rest will be all, fair. yeah, that will be fair. Sir, आपको बहुत लोगों ने पॉडकास्ट में पूछा रहेगा सियाचिन, right? Yeah. I don't want to ask you that way, sir. I want to ask you, you be independent about it, sir. आप आपका individual story बताओ, sir, कि how do you portray, like where were the things that we needed to do, we didn't do. मतलब मेरे को सारे help me go through that story, sir. See, Siachen is very important if you want to have Jammu Kashmir with you, particularly Kashmir Valley with you. If you don't have Siachen, Kashmir Valley can be cut off. Plus, it is a source of lot of water for our country. So, and that is the reason it is the highest battleground in the world, and we don't want to leave it. Operation Meghdoot जो 1994 launch क्यों हुआ था? Because one mountaineering expedition realized कि वो Pakistanis are trying to occupy that area. Had they occupied the area, they would have been sitting in the heights. They would have been actually totally monitoring, controlling. They would have cut off Kashmir Valley from India. So, see, what happens, land is very important. And international geopolitics is the most important land. Right, land के चक्कर में तो घर में कत्लेआम हो जाता है. तो imagine ये तो छोटे level पे you see the country level. So, it's a strategic problem. And that is why we have to be well entrenched in Siachen, which we have done. It's a different matter that Siachen is a killer by itself. It's not only that somebody is fighting and getting killed. Siachen का जो environmental condition ऐसा it's so unfavorable to human living that one has to take a lot of precautions, and the government has to do a lot of support, which they are doing. So Siachen is a very tough battleground, and very tough, and the highest and the most treacherous battleground in the world. But we have to have a presence there, because the moment you leave that area, like Kargil, they will occupy that area. So क्या पता कब अगले दिन क्या हो जाए. Nobody knows. In international geopolitics, things are very flexible, fluid, and they keep on changing. Absolutely, and it keeps changing like That a is the blink point. of a time, sir. Yeah. So I think this should suffice for your question. No, absolutely. About Siachen. मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सर. हम लोग हमेशा पाकिस्तान को लेके हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं, सर. मैंने ये विक्रम सर के साथ भी टॉपिक कवर किया था, सर. लेकिन मेरे को आपका इसमें पॉइंट जानना है. हम लोग कभी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर बात नहीं करते, सर. Yeah. तो ज़रा मेरे को वो भी गो थ्रू करवाओ, सर, कि व्हाट इज़ आवर प्लान. बिकॉज हम लोग हमेशा इन मैनिफेस्टो फॉर बीजेपी इट इज़ रिटन कि हम लोग POK को हमारे टेन्योर में लेंगे. Yeah, so that is a manifesto of BJP that is also been passed by the parliament many years back. But tell me one thing, आज के ज़माने में is it possible?
आज के ज़माने में one country, being very aggressive to take, I mean, POK is a huge chunk of land. Absolutely, it You is. think you just going to walk into POK and Pakistan not going to do anything? No, I agree to your point, sir. Not only Pakistan, Hmm. India is a peaceful country. We got a reputation of a largest democracy in the world, and people are thoughtful. People are ruling our country, and we don't do all this kind of expeditionary warfare. नहीं करते हम लोग. सर बट आपको सॉरी एक पॉइंट कट कर रहा हूँ सर मैं. सो आई हैव समवन फ्रॉम अ डिटेक्टिव बैकग्राउंड सर, Yeah. एंड आई शुडंट बी सेइंग इन दिस पॉडकास्ट. मैं शायद कट कर दूं सर उसको, या शायद ना करूं सर. मेरे सोर्सेज जितने भी मेरे पास है सर, वो कहते हैं कि ना हम लोग वॉरफेयर लड़ेंगे, ना हम लोग कुछ करेंगे, उनके ही लोग हमको उनका पीओके So देंगे. that is the best thing actually. That This is the is best coming thing. from Ajit Doval, sir, and I'm not saying haywire, sir. This is coming right from that level, sir. And I have my somehow, sir, I don't wanna say or con on that processes, sir, but उनके ही लोग हमको पीओके देंगे, See, sir. I look from the purely military point of view. What you have said, it may be wrong or maybe just hearsay or maybe correct. I don't know, because such kind of talks don't are not made public. ये बहुत बड़ा this is if this is a very big diplomatic move और जो भी होगा, अगर ऐसा जो आप सच कह रहे हैं, yes, for any area to conjoin with a particular country, there are two ways. One is military takeover of that area, which आज के ज़माने में possible नहीं है. You have to be like Russia. Actually, Even yes. eventually Russia has to pull out. Or you have to be like America. But wherever they've gone, they've also pulled out. So you have history in front of you. So will you be foolish enough? You will not be foolish enough. You will not do all these things. And आपकी reputation खराब होती है. Plus, when you get into a prolonged battle like this, because Pakistan is not a small country. It's an equally powerful country. They are nuclear power. And they have drawn a red line. कि अबे तुमने इतना क्रॉस किया तो भाई हम लोग न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करेंगे, और वो कर भी देंगे. क्यों नहीं करेंगे? फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए नेशन दे विल डू इट. आई विल डू इट. If push come to shove and I feel I have no other resources but to stop myself, I will use the Brahmashastras. I'll use it. Any human being will use it. So one can't deny that they will not use this. So between two nuclear powers, you can't have you can have a skirmish, you can have something like conflict like Kargil, possible hai, but you can't have anything which is larger than that. To occupy POK, or let's not about POK, to occupy a chunk of land like that, one has to have a strong military intervention there. That is one way, which in a country I don't feel it is gonna happen. And it's also not militarily possible. Okay. And at the same time, it may not be a good move, ideally. And but from the diplomatic and other sources, you can have a unrest there, which could be unrest within the country only, within the state only, or sponsored by somebody else, or whatever it is. And that is a prolonged battle which happens because the country just जहाँ पे aggression हो रहा है, जहाँ पे ऐसा restiveness हो रहा है, वो चुप तो बैठेगी नहीं. So there will be human rights issues, this and that. Other countries in the world will get into it. उसके बाद जो होगा, but it's a prolonged battle then. ठीक है ना? So that is the second way of perhaps you can have a thing. The third way is, you have such a beautiful relationship between the two countries कि भैया ठीक है, आप ये ले लो, हमको वो दे दो, quid pro quo. Something like But that is utopian idea. Yeah. So that It's not but from the military point of view, it is something which we shouldn't do. Yeah, in the sense that militarily it's going to be a tough challenge, and it won't be wise for any country to take this drastic step. That's what I would say. सर आते चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर पे सर, उसके बाद आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग इन रशिया एज वेल, बिकॉज वो मेरे को बात करना है इज बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री पर्सनल सर. Okay. बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है रशियंस की, पोर्ट्रे की जाती है, एंड वाई दे आर स्केर्ड ऑफ अमेरिकन. मैं इसके ऊपर एक बराबर क्वेश्चन फ्रेम करूंगा सर, बट पहले आते हैं चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर सर. we'll never be able to take that, right? No way. Right? No way. सर चाइना अपने मैप में अभी अरुणाचल प्रदेश भी दिखाता है. चाइना का अभी एक न्यू मैप निकला है, मेरे को भाई दिखा रहा था, मैं बोला यार अरुणाचल प्रदेश किधर गया हम लोग का, तो पूरा अरुणाचल प्रदेश दिखाता है सर. तो अगर वो दिखा रहा है तो उसके दिमाग में है कि वो लेगा सर, राइट? Not necessarily. Okay. See, again, I'm telling you, international diplomacy is different. Geopolitics is different. Everything doesn't have to be a military solution. Okay. There are various kinds of solutions. Arunachal Pradesh, have they attacked any place in Arunachal Pradesh? Have they tried to occupy any space in Arunachal Pradesh? No. They do this kind of political rattling, diplomatic rattling, just to tell कि this is our place. But ultimately, what is happening?
अरुणाचल प्रदेश के लोग हमारे ही हैं, हमारे पॉलिटिशियन में जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, उनके ये करते हैं, हमको दिक्कत होती है, तो होता रहेगा. बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग diplomats are a very crucial component of the power of a country. Means you have to have military power, you have to have economic power, you have to have diplomatic power, and you have to have industrial power. These four are very, very important powers which can shape a country to a first world, second world, third world country. So one should not forget diplomacy. ये सब चीजों में political intervention by the leaders is very, very important. इसको बैलेंस आउट करना पड़ता है. गलवान इशू रिजॉल्व कैसे हुआ? आप बोलोगे हाँ मिलिटरीली हमने अपने डिप्लॉय कर दिया, उन्होंने डिप्लॉय किए, बट मैन टू मैन दे आर मोर पावरफुल बाय द वे. ठीक है ना? But sir, man to man, they are powerful and no doubt in that, sir. But I want to understand, sir, कि हमेशा जब ह्यूमन एंड्योरेंस की बात आती है, जैसे आपने बोला था सर, वो इंडियन मिलिट्री के पास दूसरी कंट्रीज को लेके ज्यादा क्यों है सर? देखो ऐसा है कि वो सब कंट्री अपने बारे में बात करेंगी, बट द रीजन इज दिस बिकॉज इन चाइनीज आर्म फोर्सेस लाइक इट्स कॉल्ड PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी. सो उनके PLA नेवी को भी PLAN कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी. ओके. पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ऐसे बोलते हैं वो लोग. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर conscript for 3 years, and after 3 years they have to leave. They leave as some continue. So when you have a conscript army, and you know other thing is that सबके घर में एक बच्चा होता है. So आप बताइए, आप whichever background you come from, you're alone. Will your parent leave you to join the army? Tell me. No. आज की तारीख में इंडिया में जिनके फौजी बैकग्राउंड है वो तो आर्मी में आने को तैयार हैं, लेकिन नॉन फौजी बैकग्राउंड में बहुत कम आते हैं, बिकॉज कल्चर नहीं है ना उस घर में, कल्चर नहीं है, ऐसा इकोसिस्टम नहीं है. एंड देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज इन इंडिया हु डोंट वांट टू एम्प्लॉय द पीपल इन द आर्म फोर्सेस. लेट्स टॉक अबाउट गुजरातीज सर देन. हाँ, दे आर वेरी ब्राइट ब्रिलियंट पीपल, दे आर डूइंग वंडरफुल. इंडिया में तो गुजरातियों ने अपना पूरा कर रखा है, महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर यू नो एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ IG पटेल से लेकर नाउ मोदी जी, एवरीवन इज गुजराती ओनली. दे आर डूइंग फैंटास्टिक. यू नो यू सी द इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दैट एरिया, बट दे विल हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल हु आर जॉइनिंग द आर्म फोर्सेस. सो ये कल्चर है वहाँ का. ऐसा कुछ नहीं कि दे आर नॉट एंटी, नॉट पेट्रियोटिक, नॉट, दे आर पेट्रियोटिक परहैप्स मोर, बट ऐसा कल्चर नहीं है वहाँ पे. So चाइना में ये मेरा मानना है कि if every house has got only one child, why will they? But they have no choice. They have to put the child in the armed forces. A child by itself will be pampered, and he will know कि he is the only one. Will he not? How much risk can he take? He won't take so much of risk. Absolutely. हमारा क्या है? हमारे तो बंदे आते हैं, 2.5 डजन लग जाते हैं वहाँ पे. एक वैकेंसी के लिए 10,000 लोग खड़े होते हैं. इट्स लाइक नो लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई. एक कंपार्टमेंट में घुसने के लिए कितने बंदे घुसते हैं? ये सो रिस्की. मैं तो घुस नहीं पाता. आई हैव नेवर ट्राइड आफ्टर 1986. मैं गिरने वाला था एक बार. Really? यस, आई वाज अबाउट टू फॉल इन 1986. तो उसके बाद मैंने माफ करो यार, मैं टैक्सी में पैसे देके जाऊंगा, लेकिन लोकल ट्रेन में नहीं जाऊंगा. सर मैं रोज ट्रैवल करता हूँ. यू आर नॉट यूज्ड टू इट, सो यू टेक, यू आर हाई रिस्क गाय, यू शुड जॉइन द स्पेशल फोर्सेस. So I'm just jokes apart, the fact of the matter is perhaps that is the reason. And then उनकी ट्रेनिंग लेवल भी इतनी ज्यादा होती नहीं है ऐसे. सो यू नो लोग अग्निवीर का भी ऐसे कहते हैं कि अब वो भी 4 साल के लिए आते हैं, उनका भी ये हिसाब किताब है. इफ यू नो दैट यू वांट टू लीव आफ्टर 4 years, व्हाई विल ही हैव सो मच ऑफ यू नो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस विल बी रिड्यूस्ड, बिकॉज ही नोज इन अ माइंड कि यार व्हाई शुड आई टेक रिस्क इन ए. सो दैट इज वन कंपैरिजन विद पीपल डू. बट मेरे ख्याल से ये है. एंड एज रिगार्ड्स वेदर चाइना इज गोइंग टू ऑक्यूपाई, I don't think so. In today's world, any country which is trying to become number one in the world is trying to take a retrograde step. So when you take retrograde step means if you are trying to be aggressor in a particular country, ऐसा तो नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम भी करेंगे. It is going to prolong battle. How much economic resources are going to be spent there? How much manpower will be lost? Diplomatic lessons, answers you'll have to learn, and international political mindset will be against you. ये सब अगर आपके against हो गया, how can you become a world power? You cannot. But your industrial power get affected. Your shipping will get affected. So many things will get affected. सर एवरी टाइम जब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है एंड वी हैव सर्वाइव्ड सर, वो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे हुआ है सर, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ है, बट एवरी टाइम थ्रू इधर डिप्लोमेसी इधर थ्रू पावर वी हैव जस्ट सर्वाइव्ड दैट सर. एक डेफिनेशन है वॉर का. वॉर इज द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स इन सम अदर वे. सो वॉर इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स इन सम अदर वे. तो पहले पॉलिटिक्स आएगी, और जब वो एक डेड एंड आ जाएगा उसके बाद वॉर में हैपन. बट इन टूडेज वर्ल्ड it is so complicated world and so interdependent world. एक बोइंग एयरक्राफ्ट बनाने में
132 companies spread in about 32 countries are there. The World is Friday किताब है, थॉमस फ्राइडमैन की, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, उसमें ये स्टैटिस्टिक्स था. टुडे व्हेन यू से कि मेरे पास मोबाइल फोन बनाया, कितने कंट्री से के इंडस्ट्रीज में लगे हुए टू मेक ए मोबाइल फोन. सो इट इज इंटरडिपेंडेंस has become almost 100% as compared to 50 years back. So when there is so much of interdependence between America, this and that, and us and all, how can you have a foolish person taking a stance ki, nah, let me take the aggression mode and then occupy some place? No, skirmishes will happen, like Galwan happened. It will happen, and it will get diffused. And diffusing not by military means. Diffusing, when skirmish happens, military gets involved. But diffusing a situation is not the ambit of military. We are not trained for it. We are not diplomats. We are Fauji's and we have to do our job. So everybody's job is clear cut. It is the job of the Ministry of External Affairs, and they will do it, and they've done a fantastic job. After that, again, they also come under the direct objectives set by the political hierarchy of the country. So that is what happens. So आज की तारीख में अभी तो if you see, Russia has got the largest amount of nuclear arsenal in the world. एक भी न्यूक्लियर वेपन फायर किया यूक्रेन में? नहीं किया ना. क्यों नहीं किया? They are not fools. They are wise people. They have not done it. एब्सोल्युटली सर. बट उस अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं सर. सर आई डोंट नो हाउ मच इफ इट इज ट्रू और नॉट, आप मेरे को बताओ. अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन्स आर स्केयर द शिट आउट ऑफ रशियंस. ओके, अभी लेकिन अगर हम लोग हिस्ट्री उठा के देखें तो एवरी टाइम Russians, USSR have faced a defeat either way in Afghanistan or either way in Cold War. मेरे को समझाओ बेसिकली ये सर क्या है बेसिकली ये कहावत. Why are they scared the shit out of Russians, sir? See, human beings का क्या है? हाँ. पहली बात तो what you say, I don't totally agree to what you Okay. stand. You know, nobody is shit scared of anybody else. Okay. A combatant is never scared of the other combatant. Okay. The combatant will become scared of the other combatant if he realizes कि his own country is not supporting him. Okay. Human beings का क्या है? To defend their house, to defend their motherland, they can go to any extent. ये human tendency है. Like you say, na, tigers and lions have got a domain. They want to protect the domain in any ways. So we got the same animal instinct. कि हमारा domain protect करने के लिए I can go to any extent. आपके परिवार को बचाने के लिए I can go to any extent. If somebody is a threat to my family, to my wife, to my children, I think I'll go berserk and do anything. Unless I'm a trained person, I will even go and break the law. ठीक है ना? If the push come to shove, anybody can do that. Cat को अगर when the cat is now has no other option, it will pounce on you and do things. You know, ये होता है. Most of these countries which have done aggression on the other countries, they're larger. Sorry, Mossad, right? Not Mossad. I'm saying most of the countries like US and most of the countries. Sorry, I'm so sorry. Like US is wherever US is gone, it is fighting a battle in the other country. They've never fight a battle in their own country. So there are expeditionary because they don't have battles to fight within the countries. वो तो अभी शुरू हो रही छोटी मोटी battles, वो अलग बात से. By the law in US, the armed forces cannot be deployed in USA. You know that? Sorry? The armed forces cannot be deployed to contain any situation in the mainland USA. Really? Their armed forces largely for only there's no deployment abroad. So who are taking care of? So they have homeland security and all this. They have local police and all. But armed forces not. Earlier there was, but they are not deployed. They have training bases there. They have commands there, but they don't. They are not deployed. जैसे कि इंडिया में होता है ना कि आर्मी को डिप्लॉय कर दिया because police were not able to handle it, तो आर्मी को deploy. That doesn't happen in USA. Okay. So they are largely expeditionary force. They fight outside. Now when a soldier is fighting a battle outside, I mean, what is allegiance? He's not fighting for his mainland. वो तो politicians बताते हैं कि यार, if you don't fight in Afghanistan, you will have terrorist problem in USA, which may or may not be true. I agree. ठीक है ना? So that is one thing. They are going there with brute force, very sophisticated weapon and equipment, but then withdrawing after 10-15 years. Vietnam में same thing हुआ. Now Vietnam में क्या हुआ? The Viet Cong was fighting for the defense of their motherland. So they will go to any extent to fight. Despite having inferiority in every aspect of battle. So they continued holding fort. Ultimately, क्या हुआ? After 15 years, they withdrew. Same thing happened in Afghanistan. After 20 years of occupation, they withdrew. So this phenomena is happening because the local people are against it. Coming back, this I link it to your problem of you said about POK. If the local people don't want to stay with a particular state, and they have on a movement like this, and they become very restive.
it will become very, very difficult for that country to contain that kind of things. It will lead to mass genocide. It will lead to the same thing which happened in Bangladesh. Yes, I When was coming Bangladesh to was that. created. Yes, So absolutely. it can happen like that. So people are more sensible these days. They don't want to land up in a situation like this because you will become a Faria nation for everybody else in the world, which is not correct for your sustenance. सब जगह से आपके वो लग जाएंगे, sanctions लग जाएंगे, क्या करोगे आप? नहीं कर पाऊंगी कुछ भी. Individually you can't do. Today's world is so interdependent. You can't be an individual and survive in this world today. सर आज आपकी इतनी जर्नी सुनने मिली है. इट्स अ प्लेजर सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू से दिस अगेन सर. But now after retirement, you told me that you have survived breast cancer. You have such a vast journey, sir. Yeah. And then now you being a president, sir, of a company that makes drones. Such Yeah. an interesting business to be. Yeah. Tell me how's life now, sir? Life is great. एक फौजी के लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चालू रहता है सर. तो मुझे वो रियलाइज करो कि वो एक्शन अभी भी है. देखो ऐसा है कि लाइफ इज ग्रेट फॉर एवरीबडी हु कंसिडर्स लाइफ टू बी ग्रेट. Okay. लिव लाइक किंग साइज. महिंद्रा की गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है. लिव लाइक किंग साइज कैन बी जस्ट ए क्या बोलते हैं उसको, ticket tape kind of stuff. But do you actually want to live like life king size? Do you require to drive a vehicle to live like king size, or do you like to have a Harley Davidson to drive and make life king size? No, you can be a normal person working in a street, or you can be a street vendor, but you can make life king size. ठीक है ना? So it's all mentality. What is the thought process? So whether you are in the army or not in the armed forces, or whether you are a civilian or you are in the armed forces, you have to just have that kind of mentality. So what I was in the armed forces, I was living in a very, very different, very, very disciplined atmosphere where your every move was monitored, obviously. So you have to be disciplined because when people are watching you, you're bothered about your promotion, this and that, But once you're out, you have the discipline which was imposed when you're in the armed forces has now become intrinsic in your body. So you still behave in the same pattern. So there's no difference between my behavior pattern and thought process when I was in the armed forces and when I'm out of the uniform. There's no difference. Yes, I had a lot of enthusiasm when I was in the armed forces, and I continue to have enthusiasm. I really want to work hard. So I worked hard in the armed forces. I reached whatever rank I had to reach. I could not reach the highest ranks because there were people better than me, I would say, or luck was maybe better in their favor at that point in time. So there's no problem. They did well. I tried my level best. I could not reach the rank of an admiral. Fine. Now I'm working in a company as a president, and I handle a lot of important responsibility. And I'm trying to do things which I have been taught in the armed forces. Okay. And as regards cancer is concerned, well, I was diagnosed with breast cancer in 2022, and I took effective steps to mitigate that problem medically, and I'm continuing with that medication. So just see what happens in life. Life has to go on. One has to be happy, enthusiastic in life. Yeah. Every day is to be taken as a new day, and I'm not saying that. I actually mean it. So if you know by now you have known about me. I'm quite a jovial by nature. I'm quite happy-go-lucky kind of person. Yeah, I know, right? And people tell me that if you have to fight a major ailment, this is a very, very important skill set and traits. I'm very fortunate that I've got this skill set. And let's see life कैसी होगी आगे चल के. Yeah, I think the way personality you have, you live the longest, sir. My all thanks. hopes to you, sir, with that. Thanks. Just one more request, sir. Yeah. And I just had a thinking, sir. Next time, if possible, sir, we just do one more podcast next time, sir. Sure. With one more Marcos sitting next to you, sir. Yeah. And we talk about each and every small training about it. How was your experience? How was anybody else's experience? I also want to talk about the experiences that you guys do have together, sir. Okay. And we will go deep dive into each and every war that happened within India or outside India, sir, that we had conducted either in Marcos or either in other military force. We'll all do our homework and we'll come back and we'll definitely do something about it, sir. Very good idea. Good idea. Because I think ये किसी ने अभी तक नहीं किया है, and I think I can make that possible only if you are in for it, sir. No, I'm on board, definitely. I can also get you my course mates who are also Marcos. Okay. There's not a problem. Because I think that would be a very great idea to bring someone on board, and a person like you, because I think I need to brush up a bit with my homework next time. So I will come much better prepared, much better confident, I would say. But today's
podcast was the biggest pleasure, like the biggest thing that has ever happened to my life, and I'll just take this an opportunity more to do with you, sir. But thanks for coming on this It's podcast, my sir. pleasure. Actually, I really enjoyed this interaction. Every interaction in a podcast is a very nice interaction because, like after being in the armed forces, being born in an armed forces family and then leaving armed forces, there's a lot of residential knowledge you have, which you feel that the armed जनता को जानना बहुत ज़रूरी है because उनका perspective will towards the armed forces will change. Absolutely, absolutely, it And should. there is an element of respect in all the people in the armed forces in our country. बट कुछ दिन पहले कुछ हादसा हुआ था पंजाब में, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एंड इट इज़ ऑल प्योरली बिकॉज पीपल डोंट रियली नो द करेक्ट फैक्ट्स अबाउट द आर्म फोर्सेस. So my time now is a give back time to the society. Society has helped me because being as part of the armed forces, फौज को सस्टेन करने के लिए सोसाइटी के इनकम टैक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है. हम भी इनकम टैक्स पे करते हैं, बट लार्जली द आउटसाइडर्स पे मोर इनकम टैक्स who are in So business. you're and giving all. your life, so I think you deserve Yeah, that, that's sir. okay. I mean, that's it's everyone has got a choice. And somebody chooses this. I mean, you have chosen at a very young age, or now you're just 23. You're doing a podcast, and you're also doing multiple things. You're an entrepreneur. You want to achieve better things in life. So everyone has got their own things clearly defined in their minds, and they pursue it. और वो बहुत अच्छी बात है. And I wish you all the very best. And I wish you all and all the your viewers who see this podcast, उनको अच्छी अगर शिक्षा मिले तो ये बहुत अच्छी बात होगी. Thank you very much. Thank you, thanks a lot, sir. Because सर मैं जितना बोलूँ उतना कम लगता है मेरे को, बट सर रियली थैंक यू सर, थैंक यू. My pleasure. My pleasure.